नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग संविधान बनाने के समय संविधान की दृष्टि क्या थी इसके विषय में पढ़ेंगे। तो इसको आगे बढ़ाएं। इस संविधान की दृष्टि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और वह फ्रेमवर्क सुझाया गया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। नागरिकों को न्याय, समानता व स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था और यह वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों एवं दमित व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। इन उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय प्रयोग को एक व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नज़र बरबस अतीत में हुए उन ऐतिहासिक प्रयोगों की ओर जा रही है जिनमें अधिकारों के ऐसे दस्तावेज तैयार किए गए थे। ठीक है, तो ये है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया भाषण जिसके सार तत्व के आधार पर यह टॉपिक बना हुआ है। ठीक है, हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। मतलब पंडित नेहरू का कहना था सिर्फ दुनिया के अन्य संविधानों की नकल करने से ही हमारा संविधान नहीं बनेगा, बल्कि उसमें कुछ मौलिक बात भी होनी चाहिए, अपनी सोच भी होनी चाहिए। ये इसमें लिखा है। तो दोस्तों ये इसके आधार पर ही पाठ आगे है कि फिर यहाँ से देखिए, ये यहाँ से तो नेहरू के भाषण की सावधानी से पड़ताल की जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की हिस्ट्री स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक मेरे इस चैनल पे है। तो आज ये स्टैंडर्ड 12 का ये टॉपिक, नेहरू के भाषण की सावधानी से पड़ताल की जानी चाहिए। नेहरू ने जो भाषण दिया था संविधान के विषय में, उसकी पड़ताल करेंगे तो क्या पाएंगे, उसमें क्या कहा जा रहा है। नेहरू के अतीत प्रेम से क्या पता चलता है। अतीत प्रेम मतलब इतिहास से प्रेम। संविधान की दृष्टि को निर्धारित करने वाले विचारों के उद्गम के बारे में वह क्या कह रहे हैं। अतीत की ओर जाते हुए अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति का हवाला देते हुए नेहरू भारत में संविधान निर्माण के इतिहास को मुक्ति व स्वतंत्रता के एक लंबे ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा सिद्ध कर रहे हैं। वह भारतीय संघर्ष के ऐतिहासिक महत्व को अतीत के क्रांतिकारी क्षणों के समकक्ष बता रहे हैं। लेकिन नेहरू के कहने का आशय यह नहीं है कि उन घटनाओं को आज के लिए ब्लूप्रिंट मान लिया जाए, फोटोकॉपी तैयार कर दें अपना संविधान। नहीं, उसमें अपनी समस्याओं के आधार पर ही प्रावधान होंगे, या कि उन क्रांतियों के विचारों को बिना सोचे विचारे भारत पर लागू किया जा सकता है। वह किसी खास तरह के लोकतंत्र को अपनाने का विरोध करते हैं और कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे बीच होने वाली चर्चा से ही उभरेगी। वे इस बात पर जोर देते हैं कि भारत में संविधान के आदर्श और प्रावधान कहीं और से उठाए गए नहीं हो सकते। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। उनके शब्दों में, भारत में शासन की जो व्यवस्था स्थापित हो वह हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनको स्वीकार्य होनी चाहिए। पश्चिम से वहाँ की उपलब्धियों और विफलताओं से सबक लेना जरूरी तो है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि पश्चिमी समाजों को भी अन्य स्थानों पर हुए प्रयोगों से बहुत कुछ सीखना पड़ा था और लोकतंत्र की अपनी अवधारणा बदलनी पड़ी थी। भारतीय संविधान का उद्देश्य यह होगा कि लोकतंत्र के उदारवादी विचारों और आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों का एक दूसरे में समावेश किया जाए और भारतीय संदर्भ में इन विचारों की रचनात्मक व्याख्या की जाए। नेहरू इस बात पर जोर दे रहे थे कि भारत के लिए
क्या उचित है, इस बारे में हमें रचनात्मक ढंग से सोचना चाहिए। तो संविधान का उद्देश्य यह है कि लोकतंत्र के जो उदारवादी विचार हैं उसे भी उसमें सम्माहित किया जाएगा और आर्थिक न्याय के जो समाजवादी विचार हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा। आर्थिक न्याय जो समाजवाद से आया और लोकतंत्र से आया उदारवादी विचार, इन्हीं दो पॉइंट ऑफ व्यूज से, दृष्टिकोणों से भारतीय संविधान आगे बढ़ा। लोगों की इच्छा। संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिरी को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्याह साया दिखाई देता था। साम्राज्यवाद का की परछाई, काली परछाई, स्याह साया। उन्होंने सदस्यों तथा आम भारतीयों से आग्रह किया कि वे साम्राज्यवादी शासन के प्रभाव से खुद को पूरी तरह आज़ाद करें। 1946 से 47 के बीच जाड़ों में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो अंग्रेज अभी भी भारत में ही थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार शासन तो चला रही थी, परंतु उसे सारा काम वायसराय तथा लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की देखरेख में करना पड़ता था। लाहिरी ने अपने साथियों को समझाया कि संविधान सभा अंग्रेज़ों की बनाई हुई है और वह अंग्रेज़ों की योजना को साकार करने का काम कर रही है। ये लाहिरी के विचार थे जो कम्युनिस्ट थे। तो ये आपको महोदय, ये उनका स्पीच था सोमनाथ लाहिरी जी का, जिसमें उन्होंने अपने कम्युनिस्ट विचार व्यक्त किए। नेहरू ने स्वीकार किया कि ज़्यादातर राष्ट्रवादी नेता एक भिन्न प्रकार की संविधान सभा चाहते थे। एक लिहाज से यह भी सही था कि ब्रिटिश सरकार का उसके गठन में काफ़ी हाथ था और उसने सभा के कामकाज पर कुछ शर्तें भी लगा दी थीं। परंतु नेहरू ने कहा, आपको उस स्रोत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जहां से इस सभा को शक्ति मिल रही है। सरकारें सरकारी कागज़ों से नहीं बनती। सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। हम यहाँ इसलिए जुटे हैं क्योंकि हमारे पास जनता की ताकत है और हम उतनी दूर तक ही जाएंगे जितनी दूर तक लोग हमें ले जाना चाहेंगे। फिर भी चाहे वे किसी भी समूह या पार्टी से संबंधित क्यों ना हो, इसलिए हमें भारतीय जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं को हमेशा अपने जेहन में रखना चाहिए और उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलनों में हिस्सा लिया। लोकतंत्र, समानता तथा न्याय जैसे आदर्श 19वीं सदी से भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड़ चुके थे। जब 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया तो वे सामाजिक न्याय का ही अलख जगा रहे थे। जब विवेकानंद ने हिंदू धर्म में सुधार होने के लिए मुहिम चलाई तो वह धर्मों को और ज़्यादा न्याय संगत बनाने का ही प्रयास कर रहे थे। प्रैक्टिकल, न्याय संगत। जब महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने दलित जातियों की पीड़ा का सवाल उठाया या कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों ने मजदूरों और किसानों को एकजुट किया तो वे भी आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए ही जूझ रहे थे। एक दमनकारी और अवैध सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन अपरिहार्य रूप से लोकतंत्र व न्याय का, नागरिकों के अधिकारों और समानता का संघर्ष भी था। जैसे जैसे प्रतिनिधित्व की मांग बढ़ी, अंग्रेजों की चरणबद्ध ढंग से संवैधानिक सुधार करने पड़े। अंग्रेजों को चरणबद्ध ढंग से स्टेप बाय स्टेप सुधार करने पड़े, रिफॉर्म करने पड़े। प्रांतीय सरकारों में, प्रांत में जो सरकारें बनी, स्टेट में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कई कानून 1909 में, 1919 में, 1935 पारित किए गए। 1919 में कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत उसे लगभग पूरी तरह विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में चुनाव हुए तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी 1937 के चुनाव के हिसाब से। इसके बावजूद
हम पहले के संवैधानिक बदलावों तथा 1946 से अगले 3 साल के दौरान घटी घटनाओं को स्वाभाविक रूप से एक ही प्रक्रिया का हिस्सा नहीं मान सकते। इससे पहले की संवैधानिक प्रयोग एक प्रतिनिध्यात्मक सरकार के लिए लगातार बढ़ती मांग के जवाब में थे, जबकि विभिन्न कानूनों 1909, 1919 और 1935 को पारित करने की प्रक्रिया में भारतीयों की कोई प्रत्यक्ष हिस्सेदारी नहीं थी। उन्हें औपनिवेशिक सरकार ने ही लागू किया था। प्रांतीय निकायों का चुनाव करने वाले निर्वाचन मंडल का दायरा समय के साथ फैलता जा रहा था, लेकिन 1935 में भी यह अधिकार वयस्क आबादी के 10 से 15% हिस्से तक ही सीमित था। तब तक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था नहीं थी। 1935 के कानून के तहत निर्वाचित विधायिकाएं औपनिवेशिक शासन के ढांचे में काम कर रही थीं और अंग्रेजों द्वारा नियुक्त गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थीं। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जिस कल्पना की बात कर रहे थे वह एक स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के संविधान की कल्पना थी। अधिकारों का निर्धारण। नागरिकों के अधिकार किस तरह निर्धारित किए जाएं? क्या उत्पीड़ित समूहों का कोई विशेष अधिकार मिलना चाहिए? अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार हों? वास्तव में अल्पसंख्यक किसे कहा जाए? जैसी जैसी संविधान सभा के पटल पर बहस आगे बढ़ी, यह साफ हो गया कि इनमें से किसी भी सवाल का कोई ऐसा उत्तर मौजूद नहीं है जिस पर पूरी सभा सहमत हो। इन सवालों के जवाब विचारों में टकराव और व्यक्तिगत मुठभेड़ों से ही पैदा होने थे। अपने उद्घाटन भाषण में नेहरू ने जनता की इच्छा का हवाला दिया और कहा कि संविधान निर्माताओं को जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं को पूरा करना है। यह कोई आसान काम नहीं था। जैसे जैसे आज़ादी की उम्मीद पैदा हुई, विभिन्न समूह अलग अलग तरह से अपनी इच्छाएं व्यक्त करने लगे। इन सभी अभिव्यक्तियों पर बहस करना जरूरी था। परस्पर विरोधी विचारों के बीच किसी समाधान पर पहुंचना और एक आम सहमति पर पहुंचना जरूरी था। पृथक निर्वाचिका की समस्या। 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर 1947 27 अगस्त निर्वाचिका बना रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया। इन्होंने कहा कि पृथक सेपरेट निर्वाचिका इलेक्टोरल होना चाहिए। बहादुर ने कहा कि अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, उन्हें हम चाहकर भी नहीं हटा सकते। हमें ज़रूरत एक ऐसे राजनीतिक ढांचे की है जिसके भीतर अल्पसंख्यक भी औरों के साथ सद्भाव के साथ जी सकें और समुदायों के बीच मतभेद कम से कम हों। इसके लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों का पूरा प्रतिनिधित्व हो, उनकी आवाज़ सुनी जाए और उनके विचारों पर ध्यान दिया जाए। देश के शासन में मुसलमानों की एक सार्थक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचिका के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता। बहादुर को लगता था कि मुसलमानों की ज़रूरतों को गैर मुसलमान अच्छी तरह नहीं समझ सकते, ना ही अन्य समुदायों के लोग मुसलमानों का कोई सही प्रतिनिधि चुन सकते हैं। पृथक निर्वाचिका की हिमायत में दिए गए इस बयान से ज़्यादातर राष्ट्रवादी भड़क गए। इसके बाद जो गर्मागर्म बहस चली उसमें इस मांग के खिलाफ तरह तरह के तर्क दिए गए। ज़्यादातर राष्ट्रवादियों को लग रहा था कि पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था लोगों को बांटने के लिए अंग्रेजों की चाल थी। आर.बी. धुलेकर ने बहादुर को संबोधित करते हुए कहा था कि अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला, इसकी आड़ में उन्होंने तुम्हें फुसला लिया। अब इस आदत को छोड़ दो, अब कोई तुम्हें बहकाने वाला नहीं है। विभाजन के कारण तो राष्ट्रवादी नेता पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर भड़कने लगे थे। उन्हें निरंतर गृहयुद्ध, दंगों और हिंसा की आशंका दिखाई देती थी। सरदार पटेल ने कहा था कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विषय है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। उनकी राय में यह एक ऐसी मांग थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया, राष्ट्र के टुकड़े कर दिए, रक्तपात को जन्म दिया और देश के विभाजन का कारण बनी। पटेल ने कहा, क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? अगर चाहते हो तो इसे पृथक निर्वाचिका को फौरन छोड़ दो। ठीक। पृथक निर्वाचिकाओं की मांग का जवाब देते हुए गोविंद वल्लभ पंत ने ऐलान किया कि यह प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है।
वह बहादुर के इस विचार से सहमत थे कि किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज के विभिन्न तबकों में वह कितना आत्मविश्वास पैदा कर पाती है। उन्हें इस तर्क पर भी कोई आपत्ति नहीं थी कि एक मुक्त देश में प्रत्येक नागरिक के साथ ऐसा आचरण किया जाना चाहिए जिससे न केवल उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, बल्कि उसमें स्वाभिमान का आध्यात्मिक भाव भी पैदा हो। तथा बहुल समुदाय का यह दायित्व है, बहुमत वाले समुदाय का, कि वह अल्पसंख्यकों की समस्याओं को समझे, उनकी आकांक्षाओं को महसूस करे। इसके बावजूद पंत पृथक निर्वाचिका का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था यह एक आत्मघाती मांग है जो अल्पसंख्यकों को अस्थायी रूप से अलग थलग कर देगी, उन्हें कमज़ोर बना देगी और शासन में उन्हें प्रभावी हिस्सेदारी नहीं मिल पाएंगी। और प्रैक्टिकली हम लोग भी ऐसा ही देखते हैं। बाद में आगे चल करके यही बीज पाकिस्तान के रूप में वट वृक्ष बनकर हमारे सामने खड़ा हो गया और भारत का बंटवारा हो गया। इन सारी दलीलों के पीछे एक एकीकृत राज्य के निर्माण की चिंता काम कर रही थी। राजनीतिक एकता और राष्ट्र की स्थापना करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के नागरिक के सांचे में ढालना था। राज्य के नागरिक के सांचे में ढालना था। हर समूह को राष्ट्र के भीतर समाहित किया जाना था। संविधान नागरिकों को अधिकार देगा, परंतु नागरिकों को भी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का वचन लेना होगा। समुदायों को सांस्कृतिक इकाइयों के रूप में मान्यता दी जा सकती थी और उन्हें सांस्कृतिक अधिकारों का आश्वासन दिया जा सकता था, मगर राजनीतिक रूप से सभी समुदायों के सदस्यों को राज्य के सामान्य सदस्यों के रूप में काम करना था, अन्यथा उनकी निष्ठाएं विभाजित होतीं। पंत ने कहा, हमारे भीतर यह आत्मघाती और अपमानजनक आदत बनी हुई है कि हम कभी नागरिक के रूप में नहीं सोचते, बल्कि समुदाय के रूप में ही सोच पाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि महत्व केवल नागरिक का होता है। सामाजिक पिरामिड का आधार भी और उसकी चोटी भी नागरिक ही होता है। जब सामुदायिक अधिकारों का महत्व रेखांकित किया जा रहा था, उस समय भी बहुत सारे राष्ट्रवादियों में यह भय सिर उठाने लगा था कि इससे निष्ठाएं खंडित होंगी और एक शक्तिशाली राष्ट्र व शक्तिशाली राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी। सारे मुसलमान भी पृथक निर्वाचिका की मांग के समर्थन में नहीं थे। उदाहरण के लिए बेगम एजाज रसूल को लगता था कि पृथक निर्वाचिका आत्मघाती साबित होगी, क्योंकि इससे अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों से कट जाएंगे। 1949 तक संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्य इस बात पर सहमत हो गए थे कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ जाता है। इसकी बजाय मुसलमानों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए ताकि राजनीतिक व्यवस्था में उनको एक निर्णायक आवाज़ मिल सके। केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है। उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए किसान आंदोलन के नेता और समाजवादी विचारों वाले एन.जी. रंगा ने आह्वान किया कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। रंगा की नज़र में असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे कुचले लोग थे। उन्होंने इस बात का स्वागत किया कि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी अधिकार दिए जा रहे हैं, मगर उन्होंने इसकी सीमाओं को भी चिन्हित किया। उन्होंने कहा कि जब तक संविधान सम्मत अधिकारों को लागू करने का प्रभावी इंतजाम नहीं किया जाएगा, तब तक गरीबों के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं कि अब उनके पास जीने का पूर्ण रोजगार का अधिकार आ गया है, या अब वे सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं और उनके पास अन्य नागरिक स्वतंत्रताएं हैं। यह जरूरी था कि ऐसी परिस्थितियां बनाई जाएं जहां संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का जनता प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सके। रंगा ने कहा कि उन्हें सहारों की जरूरत है, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए। रंगा ने आम जनता और संविधान सभा में उसके प्रतिनिधित्व का दावा करने वालों के बीच मौजूद विशाल खाई की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने पूछा, हम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? अपने देश की आम जनता का। और इसके बावजूद हम में से ज़्यादातर लोग उस जनता का हिस्सा नहीं हैं। हम उनके हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन जनता खुद संविधान सभा तक नहीं पहुंच पा रही है। इसमें कुछ समय लग सकता है, तब तक हम यहाँ उनके ट्रस्टी हैं, उनके हिमायती हैं।
और उनके पक्ष में आवाज़ उठाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। यह लोकतंत्र की संपत्ति जनता की है, न किसी खास नेता की। रंगा ने आदिवासियों को भी ऐसे ही समूहों में गिनाया था। इस समूह के प्रतिनिधियों में जयपाल सिंह जैसे जबरदस्त वक्ता भी शामिल थे। उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए जयपाल सिंह ने कहा था, एक आदिवासी होने के नाते मुझसे यह उम्मीद नहीं की जाती है कि मैं इस प्रस्ताव की पेचीदगियों को समझता होऊंगा, लेकिन मेरा सहज विवेक कहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति को मुक्ति के उस मार्ग पर चलना चाहिए और मिलकर लड़ना चाहिए। महोदय, अगर भारतीय जनता में ऐसा कोई समूह है जिसके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया है तो वह मेरा समूह है। मेरे लोगों को पिछले 6000 साल से अपमानित किया जा रहा है, उपेक्षित किया जा रहा है। मेरे समाज का पूरा इतिहास भारत के गैर मूल निवासियों के हाथों लगातार शोषण और चीना झपटी का इतिहास रहा है। इसके बारे में जब तब विद्रोह और अव्यवस्था भी फैली है। इसके बावजूद मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों पर विश्वास करता हूँ। मैं आप सबके इस संकल्प का विश्वास करता हूँ कि अब हम नया अध्याय रचने जा रहे हैं। स्वतंत्र भारत का एक ऐसा अध्याय जहां सबके पास अवसरों की समानता और होगी और जहां किसी की उपेक्षा नहीं होगी। ये जयपाल सिंह बोले थे। सिंह ने आदिवासियों की सुरक्षा तथा उन्हें आम आबादी के स्तर पर लाने के लिए जरूरी परिस्थितियां रचने की आवश्यकता पर सुंदर वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी कबीले संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं हैं, लेकिन उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। उन्हें वहां से बेदखल कर दिया गया है जहां वे रहते थे। उन्हें उनके जंगलों और चारागाहों से वंचित कर दिया गया है। उन्हें नए घरों की तलाश में भागने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें आदिम और पिछड़ा मानते हुए शेष समाज उन्हें हिकारत की नज़र से देखता है। जयपाल ने आदिवासियों और शेष समाज के बीच मौजूद भावनात्मक और भौतिक फासले को खत्म करने के लिए बड़ा जज्बाती बयान दिया। हमारा कहना है कि आपको हमारे साथ घुलना मिलना चाहिए। हम आपके साथ मेल जोल चाहते हैं। जयपाल सिंह पृथक निर्वाचिका के हक में नहीं थे, लेकिन उनको भी यह लगता था विधायिका में आदिवासियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस तरह औरों को आदिवासियों की आवाज़ सुनने और उनके पास आने के लिए मजबूर किया जा सकेगा। हमें हजारों सालों तक दबाया गया ये है, लेकिन आप इसको दूसरे वीडियो में देखेंगे, तो प्लीज़ लाइन बाय लाइन देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे।